नमस्कार दोस्तों, प्रियंकास पॉलिटी पॉइंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा पेपर कोड है वो MPSC 001 है और इसका नाम भारत और विश्व है। अब तक हमने 11 यूनिट कर ली है। जो 12वीं हमारी यूनिट है इसका नाम है भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन। यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो ये लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आता है, और कैरेबियन सी में जितने भी कंट्रीज है इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे कि इन दोनों के, कैरेबियन कंट्रीज के और लैटिन अमेरिका के भारत के साथ किस प्रकार के संबंध हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए है, फ्रेंड्स के लिए है जो इग्नू से एमए कर रहे हैं और साथ साथ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, वो चाहे टीजीटी या पीजीटी या फिर किसी भी टाइप का टेट हो, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन वीडियोस की सहायता से आप फटाफट अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारी यूनिट में क्या स्पेशल रहने वाला है। इन लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ हमारे राजनीतिक संबंध कैसे हैं, और जो सांस्कृतिक आयाम हैं, और जो विशेष प्रकार के संगठन है या फिर व्यापार है, इस सब पर हम इस यूनिट में नज़र डालने वाले हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमें बताया गया है कि भारत के विदेश नीति निर्धारण में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन अक्षेत्र सापेक्षिक रूप में लंबे समय तक कम प्राथमिकता का अक्षेत्र रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत के इस अक्षेत्र के साथ मैत्री संबंध विकसित करने में कोई बाधक जटिल कारक नहीं है। दूसरा, इस अक्षेत्र में भारत की कलाओं, साहित्य और संस्कृति की बड़ी ख्याति है। दूसरी ओर लैटिन अमेरिका युद्ध के बाद के वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को नया आयाम प्रदान करने के लिए पश्चिमी देशों की ओर उन्मुख है। अमेरिका और ब्रिटेन की उपनिवेशिक विरासत और नव उपनिवेशिक आर्थिक और राजनीतिक हितों का युद्ध के बाद के वर्षों में क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया पर प्रभुत्व रहा है। किंतु समय बीतने के साथ साथ लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों ने आर्थिक और सामाजिक विकास की अपनी प्रक्रियाओं के संदर्भ में तृतीय विश्व के साथ अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा इस क्षेत्र के कई देशों में 1930 से लेकर 80 के दौरान सैनिक और नागरिक शासन रहे हैं। किंतु 1980 के दशक के शुरू के वर्षों में इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की फिर से स्थापना हुई है। भारत के साथ लैटिन अमेरिका देशों की भी विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और क्षेत्रीय संगठनों में सदस्यता है। इन देशों ने भारत के कई सामाजिक, आर्थिक और औपनिवेशिक अनुभवों को भी प्राप्त किया है। इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख देशों ने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आर्थिक विकास और प्रक्रियाओं को समान रूप से अपनाया है। इस समय भारत और लैटिन अमेरिका दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अपने लोगों के कल्याण के संबंध में उनकी रुचियों में भी समानता है। अब बात करते हैं राजनीतिक और राजनयिक प्रयास। भारत और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई संबंधों के ऐतिहासिक विकास का पता लगाते हुए हम उन स्पेन या पुर्तगाली नौ चालक यानी कि नाव चलाने वालों को याद कर सकते हैं, जो भारतीय धन दौलत की खोज में भारत आ रहे थे और संयोगवश लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई तटों पर पहुंच गए थे। वैसे लगभग 500 वर्षों पूर्व दो क्षेत्रों के बीच व्यापार का मार्ग खोलने के लिए यह प्रयास सकारात्मक रहा। वर्षों पूर्व न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हुआ, बल्कि विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की आत्मनिर्भर समुदाय व्यवस्था को दूसरे क्षेत्र ने विचारों के आदान प्रदान के आधार पर ही अपनाया। हालांकि लैटिन अमेरिका ने 19वीं शताब्दी के शुरू में औपनिवेशिक शक्तियों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, किंतु लंबे समय तक यह ब्रिटिश और अमेरिकी संरक्षण के आर्थिक संलग्नक बना रहा। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी से पहले दोनों क्षेत्रों के नेता उपनिवेशवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 1927 में ब्रुसेल्स में मिले थे। भारतीय नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे नेहरू भारत तथा लैटिन अमेरिका के एक समान औपनिवेशिक अनुभवों और एक जैसे हितों से अवगत थे। अब बात करते हैं भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई संबंधों के पूर्ववृत्त। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संक्रमण काल के दौरान भारत ने कुछ ब्रिटिश ज्ञान और प्रस्तावों को बनाए रखा, किंतु युद्धोत्तर वर्षों में भारत अपनी विदेश नीति का स्वयं निर्माता बन गया। किंतु विकसित हो रहे विश्व के आर्थिक और राजनीतिक विकासों की तत्कालिकता को ध्यान में रखते हुए शीत युद्ध के बाद के युग में
भारत ने विदेश नीति के मामलों में अपना दृष्टिकोण स्वयं निर्धारित करना शुरू किया है। जहां तक लैटिन अमेरिका का संबंध है, 1961 में नेहरू की इस क्षेत्र में दौरे से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध विकसित करने के लिए मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक बातचीत शुरू हुई और 1968 में इनका, माया और एस्टेक सभ्यताओं की भूमिकाओं की इंदिरा गांधी की समुद्री यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिली। इन दौरों के दौरान लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास हुए, जैसे कि 1959 में क्यूबा की क्रांति और राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान, तीसरे विश्व के देशों में पहचान और साफ्टा, केंद्रीय अमेरिकी सामान्य बाजार और एंडीज पर्वत समुदाय जैसे विभिन्न आर्थिक एकता परियोजनाओं की शुरुआत। किंतु क्यूबा मिसाइल संकट जो कि 1962 में हुआ के परिणाम स्वरूप पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका परक नीतियों को निष्पक्ष करने के लिए लैटिन अमेरिका देशों ने समुचित नीति विकल्पों को अपनाने की खोज करनी शुरू कर दी। उदाहरण के लिए 1960 के दशक के शुरू में ब्राजील और मेक्सिको में संकट में इन देशों ने एशिया और अफ्रीका के साथ संबंध विकसित किए। इसके अलावा 1960 के दशक से कैरेबियाई उपनिवेशवाद की प्रक्रिया शुरू हुई और छोटे गणतंत्रों को तीसरे विश्व के देशों में नई पहचान प्राप्त करने की शुरुआत हुई। 1968 में चिली में अक्टान सेकंड बैठक जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने भी लैटिन अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने काफी ख्याति अर्जित की थी और तीसरे विश्व के साथ कई देशों को इस आंदोलन में आकर्षित किया। शुरू में 1961 में इस आंदोलन के बेलग्रेड में हुए सम्मेलन में केवल क्यूबा एकमात्र सदस्य था। शीत युद्ध तनावों और एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद से संबंधित मुद्दों से निपटने में अपनी कम संभावनाओं के बावजूद संगठन द्वारा बढ़कर भूमिका निभाने पर नैम ने 1970 के दशक में लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों को काफी आकर्षित किया। नैम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपना दायरा बढ़ाया और समस्त विकासशील विश्व द्वारा अनुभव की जा रही संकटकालीन आर्थिक समस्याओं में से कुछ पर प्रतिक्रिया शुरू की। नैम की प्रसिद्धि इस तथ्य से पुष्टि होती है कि 1983 तक 17 लैटिन अमेरिकी देशों ने पूर्ण सदस्यों और 10 ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया, बल्कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के इकलैक, सेला और OLADE जैसे संस्थाओं ने भी नैम के विचार विमर्शों में रुचि लेनी शुरू की। नैम के बाद के सम्मेलनों में लैटिन अमेरिका की समस्याओं और मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना बढ़ता गया। 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के वैश्विक आर्थिक संकट, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और मंदी की स्थिति ने गैर तेल उत्पादक विकासशील देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया। ब्राजील जैसे कई लैटिन अमेरिकी देशों ने अभूतपूर्व भुगतान संतुलन संकटों का सामना किया, किंतु गतिरोध की जांच के लिए प्रयास जारी रहे। गैर तेल उत्पादक लैटिन अमेरिकी देशों सहित विकासशील देशों की समस्याओं का समाधान करने का दक्षिण सहयोग के रूप में नया शक्तिशाली परिदृश्य निर्मित हुआ। सहयोग की इस भावना और नैम के प्रयासों से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी कि NIEO की घोषणा और इस पर कार्य योजना के लिए 1974 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के विशेष सत्र में मेक्सिको और वेनेजुएला ने अफ्रीका आदि अन्य देशों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किए। वैसे इस दौरान तांबा, लौह एशक और बॉक्साइट के मामलों में जिन्स करार यानी कि वस्तु समझौते भी हुए और कुछ लैटिन अमेरिकी निर्माता एवं निर्यातक देशों को उनकी आर्थिक संकट स्थितियों का समाधान करने में अस्थायी सुविधा भी मिली। बाद में 1979-80 में जब दूसरी बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो विश्व अर्थव्यवस्था में पश्चिमी देशों में ऊंची ब्याज दरों के साथ अपस्फीति कार्यचरण और संरक्षणवादी शासन ने भारी कर्जदार और ऋणग्रस्त लैटिन अमेरिकी देशों के ऋणों की पुनर्भुगतान क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित किया। 1980 के दशक में जबरदस्त ऋण संकट के अतिरिक्त अक्षित में अर्जेंटीना में 1983 में, ब्राजील में 1985 में और चिली में 1990 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। लैटिन अमेरिका के लिए 1980 का दशक नुकसानदेह दशक था, किंतु भारत ने इस दशक में प्रति वर्ष 5.6% GDP वृद्धि दर को बनाए रखा, जबकि 1950 से लेकर 80 तक के दौरान यह विकास दर केवल 3.5% रही थी। 1980 के दशक के शुरू में
भारत ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण के स्थान पर अर्जेंटीना, ब्राजील और मेक्सिको जैसे प्रमुख लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चुनिंदा द्विपक्षीय दृष्टिकोण को अपनाया। भारत ने अर्जेंटीना के साथ 1981 में पहला औपचारिक व्यापारिक समझौता किया। 1983 में अर्जेंटीना में और 1985 में ब्राजील में लोकतांत्रिक शासन की बहाली ने क्षेत्र में चुनी हुई नागरिक सरकारों का मार्ग प्रशस्त किया। ब्राजील और भारत दोनों के आर्थिक विकास के समान अनुभव रहे। उन्होंने दो तरफा संबंध बनाने के प्रयास किए। हालांकि दोनों देशों ने शुरू में वर्ष 1968 में व्यापार, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित मुद्दों पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु संयुक्त आयोग की स्थापना से इन समझौतों को मजबूती मिली। संयुक्त आयोग निश्चित समय अवधि पर उनकी प्रगति और दोनों देशों के आपसी हितों के अन्य मुद्दों की समीक्षा करता है। लैटिन अमेरिका में लंबे समय तक प्रतिद्वंदी रहे अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच 1988 में एकता, सहयोग और विकास की संधि से व्यापक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर साथ साथ ध्यान देकर क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास रहा। इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करना, मानव अधिकारों का सम्मान, सैनिक सामरिक क्षेत्रों, विशेष तौर पर नाभिकीय क्षेत्र में परस्पर विश्वास स्थापित करने के उपायों सहित दोनों प्रमुख देशों के बीच तनाव के मुद्दों को कम करना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल है। 1990 के दशक में लोकतंत्रीकरण, एकता और भूमंडलीकरण, ये तीन शक्तियां लैटिन अमेरिका को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किए हुए हैं। क्यूबा को छोड़कर शेष समूचे क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। क्षेत्र में तेजी से निजीकरण हो रहा है। इस क्षेत्र में देशों का उच्चतम प्रतिशत है जो अपनी राष्ट्रीय दूरसंचार प्रणाली का 70% निजीकरण कर चुके हैं, जबकि यूरोप के देशों में 55%, एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह केवल 40% और अफ्रीका में केवल 28% ही हुआ है। वेनेजुएला में दूरसंचार क्षेत्र का 100% निजीकरण हो चुका है। क्षेत्र ने 1997 से लेकर 2000 तक प्रति वर्ष $67 बिलियन FDI आकर्षित किया है। नई सहस्त्राब्दी के शुरू में वामपंथी लहर का लैटिन अमेरिका के कई देशों ने साक्षात्कार किया। 2002 में वर्कर्स पार्टी के लूला का ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद इक्वेडोर में वामपंथी प्रत्याशी लूसियो गुटिर्ज राष्ट्रपति चुने गए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति वामपंथी है, जबकि चिली के राष्ट्रपति समाजवादी। अर्जेंटीना का अभिजात भी पेरोनिस्तास के साथ वामपंथी की ओर झुकाव है। ये चुनाव परिणाम बाजार उदारीकरण के विकर्षण और आय वितरण, रोजगार सृजन तथा गरीबी हटाने जैसे सामाजिक मुद्दों पर सरकार के ज्यादा ध्यान देने की मतदाताओं की मांग को दर्शाते हैं। साथ ही नव उदारवाद पर कड़े प्रहार और वर्तमान विकास मॉडल को बनाए रखने पर गंभीरता से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ज्यादा बेरोजगारी, सामाजिक खर्चों में अत्यधिक कटौती और आर्थिक ठहराव ने सामाजिक तनाव की स्थिति बना दी है, जिसमें घरेलू शासन और आर्थिक सुधारों को जारी रखना कठिन समस्या बन गई है। वेनेजुएला में 2002 में राजनीतिक अस्थिरता हुई। इसमें गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई क्योंकि इसमें समूचे विपक्ष सहित काफी अधिक संख्या में लोग शामिल हुए। इसलिए कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक को आर्थिक सुधारों का दशक कहा जा सकता है, तो इस शताब्दी के पहले दशक को राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के दशक की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। किंतु दूसरी ओर इसके विरोध में यह विचार था कि यह आर्थिक उदारीकरण के कारण है। यह उदारीकरण महाद्वीप का 1980 के दशक की गंभीर अभिघातक स्थिति से स्वयं को उबारने और 1990 के दशक में विकास पथ पर वापस बढ़ने के कारण हुआ। एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रमुख लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा अत्यधिक FDI को आकर्षित करना रहा है और क्षेत्र ने 1990 के दशक में समग्र रूप में उच्च निर्यात वृद्धि दर को बनाए रखा है। पर्यावरण के क्षेत्र में 1992 के रियो सम्मेलन ने सीमित संसाधनों और भविष्य में बनाए रखने वाले विकास की अनिवार्यता को विश्व समुदाय को याद दिलाया। विकास के प्रश्न पर नई संकल्पनात्मक वैधता क्षेत्रीय और विशेष तौर पर लैटिन अमेरिका पर केंद्रित करने के स्थान पर विश्वव्यापी दृष्टिकोण से पैदा हुई। ब्राजीलियाई सरकार द्वारा 1998 में परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT पर हस्ताक्षर करने के बाद विश्व स्तर पर अर्जेंटीना और ब्राजील प्राथमिक देश नहीं रह गए।
अब बात करते हैं सांस्कृतिक आयाम की। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में भारत की पर्याप्त प्रसिद्धि है। क्षेत्र के कई लैटिन वासियों के दिलो दिमाग पर भारतीय दर्शन, योग, गांधी की शिक्षाओं की अमिट छाप है। हजारों व्यवसायी, बुद्धिजीवियों और पेशेवरों ने भारतीय अध्यात्मवाद का और योग में उत्कृष्टता हासिल की है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रति आदर और श्रद्धा का आधार विकसित किया है। पूरे लैटिन अमेरिका में साईं बाबा, ब्रह्म कुमारियों, हरे कृष्ण और भारत के दर्जनों अन्य धार्मिक गुरुओं के हजारों अनुयायी हैं। इनमें से कुछ अनुयायी समय समय पर समूहों में और अलग अलग भी भारत की तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने भारत के आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उत्पादों में भी रुचि लेनी शुरू कर दी है। गांधी और उनके अहिंसा के पाठ ने इस क्षेत्र के शिक्षकों, राजनीतिक विरोधी नेताओं और गैर सरकारी संगठन में रुचि जागृत की है। इन देशों की 500 से अधिक संस्थाओं, स्कूलों, पुस्तकालयों, स्ट्रीटों और स्क्वायरों के नाम भारत और उनके नेताओं पर रखे गए हैं। क्षेत्र के विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण स्थलों पर गांधी जी की मूर्तियों और आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई हैं। अभी हाल ही में ब्राजील के यूनिवर्सिटी ऑफ लंड्रेना में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मूर्ति को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने विश्वविद्यालय एफ्रो एशियाई अध्ययन केंद्र को भेंट किया था। संस्थागत स्तर पर क्षेत्र के 14 देशों के साथ सभी सांस्कृतिक समझौतों पर सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में भारत की भागीदारी है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारतीय कलाकारों और शिक्षकों को प्रायोजित करता है। कैरेबियाई क्षेत्र के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंधों का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है कि इसमें कुछ देशों के यहाँ भारतीय मूल के समुदाय भी हैं। उन्हें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है, बल्कि वे दीपावली, होली और ईद जैसे त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। विद्यार्थियों, शिक्षकों और तकनीकविदों के प्रशिक्षण के लिए ITEC कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी सहयोग और भारत में अध्ययन दौरे वे महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनमें इन देशों के साथ आपसी संबंध मजबूत होते हैं। हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम विदेश कार्यालय स्तर पर द्विपक्षीय परामर्श से संबंधित है। कुछ ही वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र के 10 देशों के साथ इस विषय पर समझौता ज्ञापन सहयोग पत्र यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए और कुछ विचाराधीन हैं। द्विपक्षीय संबंधों की नियमित रूप से समीक्षा से दूसरे देशों के साथ बेहतर समझ बनी है, जिससे आगे चलकर आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर समन्वय में सुधार हुआ है। विभिन्न सरकारी दौरों और तकनीकी सहयोग विदेश कार्यालय स्तर परामर्शों के अनुपूरक रहे। आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के स्तर पर बातचीत में बढ़ोतरी हो रही है और द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आ रही है। 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों को व्यापक बनाने के लिए पहल भी की। क्षेत्र में कई अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण के साथ सार्वजनिक और निजी यानी कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के स्तरों पर अंतःक्रिया बढ़ रही है। एक और जहां भारत ने क्षेत्र के 7 देशों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और कुछ अन्य देशों के साथ व्यापार परिषदें बनाई हैं, वहीं क्षेत्र के निजी क्षेत्र और शीर्ष व्यापार और औद्योगिक इकाइयों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस संबंध में विदेश मंत्रालय की 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट में दोनों तरफों के बीच आर्थिक संबंधों के पहलुओं पर प्रबल रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र से संबंधित हमारी नीतियों का प्रमुख बल पहले से ही वर्तमान संबंध को मजबूत करना है और विस्तृत करना है तथा इसे और अधिक आर्थिक आधार देना है। अब हम बात करेंगे भारत और लैटिन अमेरिकी आर्थिक संबंधों पर नजर। तो क्या है लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में सह संबंधात्मक व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्था के विस्तृत पहलू शामिल है, जबकि आर्थिक उदारीकरण ने दोनों देशों के बीच इन संबंधताओं को मजबूत बनाने के लिए कई अवसरों का वर्णन किया गया है। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा के कारण वे एक दूसरे के लिए बाजार में स्थान बना पाए हैं। इसके आगे सार्वभौमिकरण के प्रारंभ से व्यापार और निवेश क्षेत्रों में दोनों तरफ से निजी सेक्टरों की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। उसे दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संपर्कों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय निर्यात संवर्धन परिषदें यानी कि
EPC व्यापार और उद्योग निकायों को शामिल करने के विचार से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने फोकस LAC कार्यक्रम जैसी नवप्रवर्तक संस्थागत क्रियाविधि को अपनाकर उसे क्रियान्वित किया गया है। इकाई के इस भाग में हम दो क्षेत्रों के बीच व्यापार निवेश संबंधों के कार्य निष्पादन और उसकी प्रगति की संक्षेप में समीक्षा करेंगे। अब बात है व्यापार और निवेश संबंधों का विश्लेषण। 1990 के दशक में भारत के साथ व्यापार और नई शताब्दी के प्रारंभ में कई रोचक विशेषताओं के साथ कई परेशान करने वाले तथ्य भी प्रस्तुत किए। भारत का लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ पूरा व्यापार यानी कि निर्यात और आयात 1991-92 में 477.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1994-95 में 1138.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 1997-98 में 1280.25 मिलियन और 2001 में 1705.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस क्षेत्र में भारत का कुल निर्यात 1991-92 में 124.0 मिलियन से बढ़कर 2001 में 981.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 8 गुना हो गया और इसका आयात 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा अर्थात 1991-92 में 3,483 मिलियन की तुलना में 2001 में 724.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दुर्भाग्यवश 1990 के दशक में इस क्षेत्र में भारत को जो घाटा हुआ वह व्यापार घाटा वैसा नहीं बना रहा। नई शताब्दी की शुरुआत में अर्थात 2000 से 2001 में भारत 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था। लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के कुल व्यापार के संदर्भ में देखें तो यह विश्व व्यापार का लगभग 5% है। क्षेत्र में भारत के आयात का हिस्सा बहुत ही कम रहा है। हालांकि इसका लक्ष्य निकट भविष्य में लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों से के कुल आयात के कम से कम 1% तक पहुंचने का है। भारत के लिए इस लक्ष्य तक पहुंचना कठिन नहीं होगा क्योंकि ब्राजील में भारत के आयात का हिस्सा 2002 में 1.2% को पार कर गया था। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ भारत के व्यापार की एक अन्य आकर्षक विशेषता उसकी क्षेत्र के चुने हुए देशों के साथ व्यापार के केंद्रीयकरण में दृष्टिगत होती है। उदाहरण के लिए अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में हैं, जिनके क्षेत्र से किए जाने वाले आयात में 90% से भी अधिक आयात भारत का है और जो क्षेत्र में भारत के निर्यात का लगभग 84% है। इस क्षेत्र में भारत के व्यापार अंतराल प्रमुख रूप से बहुत कम देशों में उनके व्यापार केंद्रीकरण के कारण पैदा होता है। उसके व्यापार को शेष लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राष्ट्र में विस्तृत करने का सामर्थ्य 1990 के उत्तरार्ध तक अप्रयुक्त रहा। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि नई शताब्दी में चीन और वेनेजुएला भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उभरे हैं। हालांकि भारत से उनके आयात की नामात्र ही वृद्धि हुई है। इन देशों में भारत की निर्यात की जाने वाली सामग्री के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भारत से आयात होने वाली वस्तुओं में शामिल है भारी मात्रा में औषधियाँ, फार्मास्यूटिकल्स और वैक्सीनें, रसायन, मुद्रण, पैकेजिंग, प्लास्टिक और रबर उद्योगों के लिए उपकरण और मशीनरी, अस्पताल और मेडिकल उपकरण और आपूर्तिकर्ता, हाथों के औजारों और मशीन के औजार, डीजल इंजन, पंप और बेयरिंग, ऑटोमोबाइल के पुर्जे और ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिक सामान के पुर्जे, भवन निर्माण, मशीन एवं सामग्री, कपड़े, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बिजली का सामान, चमड़े की वस्तुएं, प्लास्टिक की चीजें, हस्तशिल्प, मसाले, सुगंधित तेल, आयुर्वेदिक तथा जड़ी बूटियों के उत्पाद। इन वस्तुओं के अलावा हाल ही में किए गए बाजार के सर्वेक्षण से पता चलता है कि रक्षा उपकरणों के निर्यात, बॉयलरों, टरबाइनों के निर्यात और टेलीकॉम, रेल मार्ग और जल व मल जल यानी कि सीवेज प्रणालियों जैसे विभिन्न प्रकार के निवेश क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों से भारत के प्रमुख आयातों में हैं पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, धातुएं, कृषि उत्पाद, चमड़ा, स्टील उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, लकड़ी, कागज की लुगदी, कच्ची ऊन, कीमती और अर्धकीमती पत्थर। वेनेजुएला और मेक्सिको ने 2000 से भारत की तेल की आपूर्ति करनी शुरू कर दी है। हाल ही में आयात के लिए पहचानी गई वस्तुओं में से एक वस्तु है वेनेजुएला से बॉयलर ईंधन के रूप में ओरिमल्शन, जो कि भारत में ऊर्जा उत्पादक केंद्रों और उर्वरक संयंत्रों के प्रयोग के लिए होता है। निम्नलिखित वस्तुओं के संबंध में भारत को
लैटिन अमेरिका देशों के साथ तीसरे देश के बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ये वस्तुएं हैं गेहूं जो कि अर्जेंटीना से, तंबाकू जो कि ब्राज़ील से, मसाले ग्वाटेमाला से, ब्राज़ील और मैक्सिको से, काजू ब्राज़ील से, तेल पदार्थ अर्जेंटीना और ब्राज़ील से, चीनी क्यूबा और ब्राज़ील से। ये सारी वे वस्तुएं हैं जिनका सामना भारत को तीसरे देशों के साथ से करना पड़ता है। दो क्षेत्रों के बीच इन वस्तुओं के संदर्भ में तीसरे देश के बाजार में एक सामान्य कार्यनीति तैयार करने की जरूरत है। जहां तक निवेश और संयुक्त उद्यमों का संबंध है, वहां फार्मास्यूटिकल्स, रसायनों, इंजीनियरिंग उत्पादों, सॉफ्टवेयर, पेट्रोलियम और खनन में संयुक्त उद्यमों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। इन देशों में निवेश करने और संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए बजाज स्कूटर, रेनबैक्सी, राइट्स तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग प्रसिद्ध नाम है। भारत के अनिवासियों ने मैक्सिको के 55 संयुक्त उद्यमों में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और इस्पात समूह अग्रणी निवेशक है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों की फर्मों ने भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं। फोकस LAC यानी कि जिसमें क्या है, अर्थ, कार्यक्षेत्र और मूल्यांकन। फोकस LAC क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसका कार्यक्षेत्र क्या है। वाणिज्य मंत्रालय ने लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के लिए 1997 में फोकस LAC प्रारंभ करके क्षेत्रीय फोकस के लिए पहल की। इस क्षेत्र को चुनने का स्पष्ट कारण यह था कि वे राजनीतिक रूप से स्थिर हो चुके थे और उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने लगी थी। भारतीय मूल्यांकन यह था कि इस क्षेत्र में अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं। इस क्षेत्र को उन्होंने ये वस्तुएं और सेवाएं भारत जैसे देशों से उत्पाद प्राप्त करके प्रदान की। इस प्रकार उनके व्यापार में भारत का हिस्सा नगण्य था, लेकिन काफ़ी हद तक दोनों तरफों की अर्थव्यवस्थाएं मात्र सम्मान सूचक थी। फोकस LAC के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। देशों के बीच महत्वपूर्ण देशों का पता लगाने और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के विश्लेषण के लिए क्षेत्र के विभिन्न देशों के आयातों और निर्यातों का वृहद विश्लेषण, सम्मेलनों, व्यापार मेलों और प्रतिनिधि मंडलों के दौरों के जरिए भारत में LAC बाजारों और भारतीय क्षमताओं और LAC बाजारों के संबंध में भारत में सूचना का प्रसार करना, चुने गए प्रत्येक बाजार में भारतीय उपस्थिति को महसूस कराने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के साथ विभिन्न EPC गतिविधियों का एकीकरण। इसके अलावा बाजार विकास के लिए अलग फंड, बैंकिंग और ऋण सीमा के लिए विशेष व्यवस्थाएं और बीमा के लिए ऋण निर्धारण, निवेश संवर्धन के लिए व्यावसायिक व्यापार प्रबंधों हेतु देशों का पता लगाना, LAC से भारत में खरीदारों को आमंत्रित करना और आयातकों और उनके कर्मचारियों द्वारा LAC की भाषा सीखने के लिए सहायता करने जैसे विशेष उपाय भी किए गए। फोकस LAC कार्यक्रम के अंतर्गत लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में भारतीय निर्यात का कुल हिस्सा 1996-97 के 1.43% से बढ़कर 2001 में 2.21% हो गया। इसी अवधि में इन निर्यातों का मूल्य $478 मिलियन से बढ़कर $1 बिलियन हो गया। LAC कार्यक्रम के अनुवर्ती के रूप में इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में EPC और व्यावसायिक घरानों की भी सहभागिता ने भारतीय व्यापार योग्य और प्रौद्योगिकीय उन्नतियों पर महत्वपूर्ण सूचना के प्रसार में मदद की। दूरी और भाषाओं की बाध्यताओं पर नियंत्रण के लिए सहयोजित यानी कि सम्मिलित प्रयास किए गए। घरेलू उत्पाद $1.6 ट्रिलियन और प्रति व्यक्ति आय $3,300 अमेरिकी है। अधिकांश लैटिन अमेरिकी देशों को विश्व बैंक द्वारा उच्च मध्यम अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। लैटिन अमेरिका का बाजार तीव्र गति से विकसित हो रहा है। इसका आयात 1991 के $113 बिलियन से बढ़कर 2002 में $332 बिलियन हो गया है। विश्व आयात में इसका हिस्सा 1990 के 3.7% से बढ़कर 2001 में 6.1% हो गया। लैटिन अमेरिका के 7 सर्वोच्च देशों के फार्मास्यूटिकल बाजार की बिक्री का स्तर बढ़कर 2005 में $29 बिलियन तक पहुंचने की आशा है। 2000 में बिक्री का यह स्तर $20 बिलियन था। सबसे बड़े बाजार ब्राजील और मैक्सिको क्षेत्र में प्रवेश के लिए अलग अलग मंच प्रदान करते हैं और ये बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए विश्वव्यापी महत्वपूर्ण श्रृंखला का हिस्सा बन चुके हैं।
एकीकरण लैटिन अमेरिकी बाजारों के महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बन चुका है। सभी देश किसी न किसी व्यापार का गुट है और अन्य देशों तथा गुटों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। मर्कोसूर शीतोत्तर युग में नई दक्षिण अमेरिकी उपस्थिति का प्रतीक बना रहा। मर्कोसूर और एंडीज पर्वत के समुदाय दोनों दिसंबर 2003 तक दक्षिण अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए परस्पर वार्ता कर रहे हैं। 15 सदस्यीय कैरिकोम 2005 तक कैरेबियाई एकल बाजार और अर्थव्यवस्था की उपलब्धि के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका और चिली ने दिसंबर 2002 में मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया और अमेरिका ने CACM के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ताओं हेतु पहल की और 2003 तक जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मैक्सिको ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा देशों अर्थात 32 देशों के साथ मुक्त व्यापार करने के समझौते किए हैं। बाजार में मैक्सिको की पहुंच $850 मिलियन है। इसके अतिरिक्त अमेरिका प्रायोजित मुक्त व्यापार क्षेत्र पर वार्ता चल रही है। आशा है कि दिसंबर 2003 तक इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। भारत को लैटिन अमेरिका में अपने निर्यात पर क्षेत्रीय एकीकरण के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में चिंता करने की जरूरत है। इस व्यापार परिवर्तन की क्षतिपूर्ति व्यापार सृजन करता है जिसने भारत के निर्यात के अवसरों को संवर्धित किया है। अंतरा लैटिन अमेरिकी व्यापार 20% से कम है और यह सत्य है कि क्षेत्रीय एकीकरण के बावजूद बाहरी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लैटिन अमेरिका में हमारे द्वारा किए जाने वाले निर्यात में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है। यह 1991-92 के $124 मिलियन से बढ़कर 2000 से 2002 में यह $1.14 बिलियन हो गया है। ब्राजील को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि हुई है। ब्राजील को 1992 में $12 मिलियन निर्यात हुआ जो 2002 में बढ़कर $572 मिलियन हो गया। कोलंबिया के मामले में हमारा निर्यात 1992 में $1 मिलियन से बढ़कर 2001 में $73 मिलियन हो गया है। भारत का लक्ष्य लैटिन अमेरिका के कुल आयात का 1% हिस्सा प्राप्त करना है। ब्राजील में इस लक्ष्य को 2002 में पहले से ही प्राप्त किया जा चुका है। इसका हिस्सा ब्राजील के $47.2 बिलियन के कुल आयातों का 1.2% है। यदि इस लक्ष्य को सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण बाजार में हासिल किया जा सकता है तो यह निश्चित रूप से लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में भी संभव है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी में उपलब्धियों से भारत की छवि की समृद्धि और लैटिन अमेरिका में भारतीय फार्मास्यूटिकल के सफल प्रवेश ने अन्य उत्पादों के विपणन के कार्य को आसान बना दिया है। लैटिन अमेरिका के लिए भारतीय निर्यातकों की विपणन कार्यनीति 4 स्तरीय होनी चाहिए। पहली मर्कोसूर, दूसरी एंडीज पर्वत समुदाय, तीसरी मैक्सिको और जो फोर्थ है वो है केंद्रीय अमेरिका और कैरेबियाई देश। भारतीय निर्यातकों को मैक्सिको पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारी देश है। इसने 2001 में कुल $170 बिलियन का आयात किया। भारतीय निर्यातकों को चीनी के निर्यातकों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो इस समय लैटिन अमेरिका में $10 बिलियन का निर्यात कर रहे हैं और जिनका निवेश $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है। उन्होंने छोटा बाजार माने जाने वाले लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे में 2000 में $243 मिलियन का और 2002 में मैक्सिको में $6.2 बिलियन का निर्यात किया। भारत सरकार को ब्राजील और मैक्सिको जैसे मुख्य देशों और उसके साथ साथ मर्कोसूर और एंडीज पर्वत समुदाय के साथ अधिमान्य व्यापार समझौतों का अनुसरण करना चाहिए। अब जो इस यूनिट का लास्ट पॉइंट है उस पर नज़र डालते हैं कि भारतीय व्यापार के लिए क्षेत्रीय एकीकरण का क्या निहितार्थ है। भारतीय निर्यातक व्यापार खंडों या फिर मुक्त व्यापार समझौतों के भीतर आपूर्तिकर्ता देशों से व्यापार करने वाले निर्यातकों की तुलना में नुकसान में हैं। उदाहरण के लिए ब्राजील में उरुग्वे के चावल के मुकाबले भारतीय चावल के निर्यात में स्पर्धा कम हो गई है क्योंकि उरुग्वे का चावल शुल्क मुक्त है। भारत सरकार ने हाल ही में कोलंबिया और वेनेजुएला के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ताएं प्रारंभ की हैं और भविष्य में चिली, मैक्सिको और उरुग्वे के साथ अधिमान्य व्यापार व्यवस्थाओं के लिए वार्ता करने की योजना है। इसके अलावा मर्कोसूर और एंडीज पर्वत समुदाय के साथ संस्थागत सहयोग समझौते विचाराधीन हैं। तो इस प्रकार हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। लास्ट में हम देख लेते हैं कंक्लूजन।
वैश्वीकरण के वर्तमान अवस्था में विदेश नीति निर्माण पर सिद्धांतवाद की बजाय व्यवहारिकतावाद का ज़्यादा प्रभाव है। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र को भारत द्वारा कम वरीयता दिए जाने से उसके राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। हालांकि 1990 से दोनों क्षेत्रों के पारस्परिक लाभ के लिए इन संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु पर्याप्त प्रयास किए गए। भारतीय विदेश नीति में भारत लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए संस्थागत क्रियाविधियों को मजबूत कर आपसी बातचीत के स्तर को बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है, जबकि बहुपक्षीय दृष्टिकोण का स्थान द्विपक्षीयता ने ले लिया है। ऐसे में बेहतर होगा कि भावी कार्यनीति के रूप में मध्यम स्तर के देशों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए। अब चैप्टर के लास्ट में कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं जो किसी जैसे कि हमारा स्पेसिफिक एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस का है तो उसमें ये शब्दावलियाँ हमसे इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, तो एक नज़र इस पर हम डाल लेते हैं। इसमें जो पहला है वो है EALAC यानी कि इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन। सेकंड जो है वो है LAFTA यानी कि लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। तीसरा जो है CARIFTA यानी कि कैरेबियन फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट है CACM यानी कि सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट। नेक्स्ट है SELA यानी कि लैटिन अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट है OLADE यानी कि लैटिन अमेरिकन एनर्जी डेवलपमेंट। BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि दो देश आपस में कोई भी समझौता करते हैं उसको हम MOU कहते हैं। MAC यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। G3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G3 में कौन कौन से कंट्रीज़ है? इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। G77 इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।